जय हिंद एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 16 में हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का लेक्चर होने वाला है पारिस्थितिकी के बारे में यानी इकोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इकोलॉजी क्या होता है भाई? तो पर्यावरण और मानव के बीच आपसी संबंध जो है उसी का अध्ययन क्या कहलाता है, या फिर उसी के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। मानव और इन्वायरमेंट दोनों इसमें इंक्लूड रहता है। इसमें जैविक घटना भी होती है और अजैविक घटना भी होती है, यानी इसमें सजीव भी उपस्थित रहते हैं और इसमें निर्जीव भी उपस्थित रहते हैं। जैसे कि बहुत सारा चीज है। जैविक घटक यानी सजीव, इसके अंतर्गत जीव जंतु तथा पेड़ पौधे आते हैं। सजीव में क्या आता है भाई? मतलब जैविक में, जैविक यानी सजीव, तो इसके अंतर्गत कौन आएगा? तो जीव आएगा, जंतु आएगा, पेड़ पौधा आएगा। फिर उसी तरह अजैविक घटना क्या है? तो अजैविक घटक उसको बोलते हैं जिसमें जीव नहीं होती है, यानी निर्जीव होते हैं। इसमें ताप आता है, आर्द्रता आता है, नमी, पर्वत, पहाड़, बहुत सारे चीज हैं। थरिया, लोटा, हांडी, डेगची, कुछ भी रख लो। कई जीव मिलकर क्या करते हैं? एक समुदाय बनाते हैं। बहुत सारा जीव मिलकर एक समुदाय बना लिया, फिर वही समुदाय मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। समुदाय मिलकर क्या बनाते हैं? तो इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। फिर कई इकोसिस्टम आपस में जुड़ जाते हैं और उसी को बोला जाता है बायोम। क्या बोला जाता है भाई? बायोम। और कई बायोम, बहुत सारे बायोम जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को मिलकर बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। चलो, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? तो जैविक तथा अजीव, यानी सजीव तथा निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव घटक, या फिर जैविक तथा अजैविक घटक। चलो, कई बायो मिलकर बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। सबसे छोटा इकोसिस्टम जो है जल की एक बूंद है। सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या है? जल की एक बूंद है। और वही सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या होगा? तो बायोस्फीयर होगा। बायोस्फीयर होगा। उसी तरह सबसे अस्थायी घटक क्या है? तो समुद्र है। सबसे अस्थायी घटक क्या हो जाएगा? आपका समुद्र हो जाएगा। और जीवमंडल में नाइट्रोजन चक्र का काम जीवाणु करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए थे। अब आता है इकोलॉजी के पिता कौन है? इकोलॉजी के पिता का नाम है अर्नेस्ट हैक्कल। क्या नाम है भाई? अर्नेस्ट हैक्कल। इसको हम लोग प्यार से हैक्कल भी बोलते हैं। लेकिन इकोलॉजी शब्द जो दिया था रिटर नामक व्यक्ति ने दिया था। कौन दिया था भाई? रिटर नामक व्यक्ति ने। अब देखते हैं जीव विकास यानी इवोल्यूशन, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो इसके अंतर्गत हम लोग जीवों की प्रारंभिक विकास का अध्ययन करेंगे। मतलब जीवों का विकास कहाँ से हुआ है, तो इसको हम लोग दो भाग में, मतलब तीन भाग में बांटते हैं। पहला आता है आपका समजात अंग, यानी होमोलोगस ऑर्गन, यानी वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति समान होती है। वैसा अंग है जो जिसकी उत्पत्ति तो समान होती है, लेकिन कार्य उन लोग भिन्न भिन्न करते हैं। जैसे हो गया मानव का हाथ, उत्पत्ति सबका समान है लेकिन हम लोग का अलग काम है। उसी तरह बाघ का हाथ का अलग काम है। चमगादड़ का पेड़ अलग काम है। मछली का जो हलफड़ होता है, जो तैरने वाला, उसका अलग काम है, लेकिन उत्पत्ति क्या सेम ही जैसा हुआ है। इन सभी की उत्पत्ति शरीर के अगले अंग यानी आगे तरफ के अंग से हुआ है। इनमें प्रारंभ में एक ही हड्डी था, बाद में पंजे की आकृति बनती है, किंतु ये कार्य भिन्न भिन्न करते हैं। चलो, समझ में आ गया? वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति तो सेम हुई है लेकिन उसका कार्य क्या होता है ना, अलग अलग होता है। उसको हम लोग समजातीय अंग बोलेंगे। दूसरा आता है समरूपी अंग। समरूपी यानी समरूप, मतलब काम उसका एक ही होगा। इन अंगों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है लेकिन कार्य क्या होता है? सेम होता है। जैसे कि कीटों का पंख, कीट का पंख जो होता है 4 गो होता है। आप लोग देखे होंगे बागडुली वगैरह में, बागडुली हो गया, मधुमक्खी हो गया, इस समय कितना होता है? तो 4 गो पंख होता है। और पक्षी में भी सेम दो गो पंख होता है। उत्पत्ति तो सेम हुआ है, आगे तरफ हुआ है, इसका 2 पंख है, इसका 4 पंख है, लेकिन इसका काम क्या है? उड़ने का ही है। यानी सेम काम यदि रहेगा तो समरूप अंग, और अगर यदि अलग अलग कार्य होगा तो समजातीय अंग। चलो, काम क्या है? तो उड़ने का काम है। उसी तरह आता है आपका अवशेषी अंग, वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति तो हो गई है लेकिन कोनो काम का ही नहीं था। जैसे कि हम लोग का कान का पर्दा, ये किसी काम का है क्या? अब बोलो कि मार्क्स टांगने के काम में आए। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अभी यूज हुआ, लेकिन उसके बाद कान तो खाली रह गया है ना। चलो, तो वैसा अंग
जो शरीर में होते हैं किंतु काम नहीं करते हैं। इसकी संख्या लगभग 100 से 150 होती है। जैसे हो गया कान का पन्ना यानी कर्ण पर लव, उसके बाद अपेंडिक्स जो होता है लड़कों में, फिर होता है शरीर का बाल। ये किस काम का है भाई? किसी काम का नहीं है, तो इसका ये क्या होगा? तो अवशेषी अंग हो जाएगा। शरीर में तो है, अंग में तो है, लेकिन अवशेषी यानी इसका कोई भी अथी नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं परितंत्र क्या होता है। परितंत्र वह सबसे छोटी इकाई है जिसमें सजीव यानी जैविक घटक तथा निर्जीव यानी अजैविक घटक दोनों साथ रहते हैं। परितंत्र क्या है भाई? जिसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों क्या होते हैं ना, साथ में रहते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे परितंत्र। सबसे छोटा परितंत्र क्या है? अभी बताएं कि जल की एगो बूंद जो है वो सबसे छोटी परितंत्र है। और सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? सबसे बड़ा क्या है भाई? इकोसिस्टम। देखो, सबसे छोटी परितंत्र जल की एगो बूंद है। इसमें डेडम यानी जल की एगो बूंद जो है उसमें डेडम नाम का शैवाल पाया जाता है। जल की एगो बूंद में डेडम नाम का शैवाल पाया जाता है। कौन सा शैवाल भाई? तो डेडम नाम का शैवाल पाया जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर यदि कहीं पे डूब के मर रहा है तो उसकी फेफड़ों की जांच की जाएगी, और फेफड़ा में क्या पाया जाएगा? तो फेफड़ा में निकलेगा डेडम नामक शैवाल। तो हम लोग को पता लग जाएगा कि आदमी डूब के मरा है। जब किसी व्यक्ति की डूबकर मृत्यु हो जाती है तो उसके फेफड़ों में डेडम डेडम की जांच की जाती है। सबसे बड़ा परितंत्र समुद्र है। क्या भाई? समुद्र है। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? तो घास तथा टेगा है। तो स्थल में सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? स्थल में सबसे ज्यादा है क्या? घास है, टेगा है। उसी तरह समुद्र सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? तो समुद्र है। समुद्र से बड़ा, समुद्र से ज्यादा तो कहीं पे नहीं होगा ना परितंत्र। चलो अब आते हैं लैंडमार्क। इनकी एगो पुस्तक है जिनका नाम है फिलोसफिक जूलॉजिका। किनकी पुस्तक है भाई? फिलोसफिक जूलॉजिका। तो आपकी लैंडमार्क की है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिनका नाम रखा लैंडमार्क का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि हम वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। किसके अनुसार? हम वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। किनका कहना है? लैंडमार्क का कहना है। अगर यदि हम वातावरण के अनुसार नहीं ढलते हैं तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अगर हम नहीं ढले तो वातावरण हमें क्या करेगा? ना मार डालेगा। जैसे कि अभी हमारे बीच डायनासोर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण के अनुसार नहीं ढला। वातावरण छोटा जीव खोज रहा था और वो था इतना बड़ा, ढल नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। वातावरण के साथ ढलने के लिए अपने आप कुछ अंग आ जाते हैं। इनका कहना था कि वातावरण के साथ ढलने के लिए हम लोग में अपने आप कुछ ऐसे चेंजेज आ जाते हैं, ऐसे अंग आ जाते हैं जिसका रहना जरूरी होता है, जिसे हम लोग कहते हैं उपवर्जित अंग। जिसको क्या कहा गया है? उपवर्जित अंग। इसके सिद्धांत को बीजमैन नामक विद्वान ने क्या किया? नकार दिया। क्योंकि बीजमैन ने एक चूहों पर प्रयोग किया था, और चूहों पर प्रयोग करके, चूहा का जो पूंछ होता है, देखिए इनका कहना था कि वातावरण के साथ ढलने के लिए हम लोग को कुछ अवशेषी अंग चाहिए। लेकिन जब चूहों पर प्रयोग किया गया तो यह गलत साबित हो गया। चूहों पर किसने प्रयोग किया था? तो बीजमैन नामक विद्वान ने किया था। उसके बाद आते हैं हमारे डार्विन। कौन आते हैं भाई? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिनका नाम रखा है चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत। ये ब्रिटेन के थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। इन्होंने एक बीगल नामक जहाज लिया और पूरे विश्व का भ्रमण किया। जहाज से पूरा विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने पक्षियों पर एक रिसर्च किया, पक्षियों पर अध्ययन किया। तब इनको पता चला कि पक्षियों की भी एक भाषा होती है, और उस भाषा को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच। क्या बोलते हैं भाई? फ्रेंच बोलते हैं। इन्होंने पुस्तक लिखा और बताया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी किसी भी स्पीसीज की ओरिजिन कहाँ से हुई है, इसके बारे में बताया। कौन? तो चार्ल्स डार्विन ने। ये कहाँ के थे? चार्ल्स डार्विन थे कहाँ के? तो ये थे ब्रिटेन के। कौन से जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किए? तो बीगल नामक जहाज से। इन्होंने किस पर रिसर्च किया? तो एक पक्षियों पर अध्ययन किया, यानी रिसर्च किया। इन्होंने जब पक्षियों पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, तब इनको पता चला कि पक्षियों की भी एक भाषा होती है। जैसे चौ 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 करता है ना, तो इन लोग की क्या है? फ्रेंच नामक भाषा है इन लोग का। मेरा कहना नहीं है, डार्विन का है। अगर यदि गलत है तो डार्विन को बोलिएगा, हमको नहीं। चलिए, डार्विन ने कहा कि एक ही जीव की कई सारी प्रजातियां जन्म लेती है। डार्विन का कहना था कि एक ही जीव की बहुत सारी प्रजाति जो है जन्म लेती है धरती पर, लेकिन वही जीव सरवाइव कर पाती है धरती पे जो इस वातावरण के अनुसार ढल जाता है।
क्योंकि हर जीव में संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन सब चीज़ नहीं जी पाते हैं, कुछ कुछ मर जाते हैं। इन्होंने कहा कि हर जीव को जीने के लिए मतलब जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इनका कहना था कि हर जीव को जीने के लिए यानी वातावरण के साथ ढलने के लिए कुछ ना कुछ संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हो गया, इन्होंने बताया बहुत सारा संघर्ष के नाम, जैसे हो गया समजातीय संघर्ष, बाहरीय संघर्ष, पर्यावरणीय संघर्ष, और इनका लास्ट में कहना था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी इस इन्वायरमेंट इन सर्वाइव के इन जो इन्वायरमेंट है, ये जो इन्वायरमेंट है इसके अनुसार जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी सर्वाइव कर पाता है, एकदम फिट बैठ पाता है इस इन्वायरमेंट के अनुसार, वही जीव क्या होगा न जिंदा रह पाएगा। इनका कहना था, तो चार्ल्स डार्विन का कहना था। इन्होंने संघर्ष के लिए कितने टाइप दिए, तो 3 टाइप बताया। पहला बताया समजातीय संघर्ष, दूसरा है बाहरीय संघर्ष, और तीसरा है आपका पर्यावरणीय संघर्ष। डार्विन ने एक और सिद्धांत दिया जिनका नाम रखा न्यू डार्विनवाद का सिद्धांत। डार्विन ने एक और सिद्धांत दिया जिनका नाम क्या रखा, न्यू डार्विनवाद का थ्योरी या फिर सिद्धांत। इन्होंने कहा कि जीवों में अचानक परिवर्तन हो जाता है। इनका कहना था कि जीवों में जो अचानक एकदम धड़ाले से परिवर्तन हो जाता है। फिर आते हैं आपका ह्यूगो डी ब्रिग। कौन आते हैं भाई, ह्यूगो डी ब्रिग। इन्होंने उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया, तो म्यूटेशन का सिद्धांत। कौन दिया, तो ह्यूगो डी ब्रिग ने। इन्होंने बताया कि किसी भी चीज में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह अपने मूल नस्ल से पूरी तरह भिन्न दिखने लगता है, जिससे कि एक अलग ही जाति का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग फूड चेन। ये समझ में आ गया ह्यूगो डी ब्रिग ने क्या कहा था कि म्यूटेशन का सिद्धांत दिए। तो म्यूटेशन का सिद्धांत किसका है भाई, ह्यूगो डी ब्रिग का है। इन्होंने क्या कहा, तो इनका कहना था कि किसी भी चीज में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि कुछ दिन बाद हम लोग को अलग ही नस्ल की जाति देखने को मिलती है। उसके बाद अब लोग देखते हैं फूड चेन, ठीक है, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, जैविक घटकों की आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैविक घटकों के आपसी संबंध को क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसमें 3 चीज हिस्सा लेते हैं। कौन कौन सा, तो आपका उत्पाद लेता है। उत्पाद क्या होता है भाई, जो अपने आप कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। दूसरा होता है आपका उपभोक्ता, जो हम लोग यूज करते हैं। और तीसरा आता है आपका अपघटक। जैसे कि उत्पाद में आ गया आपका आ गया क्या, पेड़ पौधे इन लोग क्या करते हैं, इन लोग उत्पाद का काम करते हैं। इन लोग स्वपोषी होते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं। मान के चलो कि ये पौधा है और इसमें कुछ फल हुआ, तो इसको पौधा को खाया बकरी, तो ये हो गया उत्पाद। यानी क्या है, जैविक घटक। और अजैविक घटक में आ जाएगा आपका मानव, हम लोग आश्रित है किसी पर। बकरी आ जाएगा, बकरी आश्रित किस पर है, तो यही पौधा पे आश्रित होगा। इसका ये बकरी खाएगी पौधा को, हम लोग खाएंगे, पौधा से कुछ निकलेगा, फल फूल फ्रूट या फिर सब्जी उसको, और या फिर हम लोग किसको खाएंगे, तो बकरी को खाएंगे। उसी तरह शेर हम लोग को खाएगा या फिर बकरी को खाएगा। शेर तो घास खाएगा नहीं। तो उत्पाद में रखा किसको, उत्पाद में रखा आपका पेड़ पौधा को, और उपभोक्ता में रखा 3 चीज को। पहला प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में रखा वैसी चीज को जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, जैसे कि बकरी हो गया। उसके बाद द्वितीय श्रेणी में रखा वैसी चीज को जो सर्वाहारी होते हैं, यानी सब चीज खाते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए मानव। और तीसरा में रखा वैसे चीज को जो सिर्फ मांसाहारी होता है, जैसे हो गया शेर घास खाएगा नहीं, बकरी खाएगा बिल्कुल खाएगा, हम लोग को खाएगा बिल्कुल खाएगा। तो वो हुआ क्या भाई, वो सब्जी तो खाएगा नहीं, तो वो एक मांसाहारी हुआ। चलिए, उसी तरह तीसरा में अपघटक क्या है, तो मृत पोषीय जीव को रखा गया। इसमें रखा गया है आपका चील को। तब जो मर जाएगा, जैसे कि मानव मर गया तो कोई जला देता है, कोई दफना देता है, या फिर कोई ऐसे ही मर के कहीं पे घलट जाता है, तो उसका लाश को कौन खाएगा भाई, चील खाएगा, कौवा खाएगा, नोच के खा जाएगा। फिर ये क्या करेगा, तो ये मल जो करेगा इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, और ये पर धरती पे आएगा और इसी तरह करके नाइट्रोजन चक्र बनता है। चलो, अपघटक को क्या बोला जाता है, डीकम्पोजर। उपभोक्ता को बोला जाता है कंज्यूमर, और प्रोडक्ट को बोला जाता है उत्पाद को बोला जाता है प्रोडक्ट।
वही चीज लिखा हुआ है उत्पाद। ये स्वपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन रेडी करते हैं। इसके अंतर्गत पेड़ पौधे को रखा जाता है। स्वपोषी क्या उत्पाद क्या है भाई? तो ये स्वपोषी होते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। इसके अंतर्गत किसको रखते हैं? तो पेड़ पौधा रखते हैं। दूसरा आता है आपका उपभोक्ता। ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, अर्थात ये परपोषी होते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता जो सर्वाहारी होते हैं, और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता जो पूर्णतः क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। एग्जाम्पल दे दिए हैं। पूर्णतः शाकाहारी में बकरी आ जाएगी, गाय आ जाएगा, चूहा आ जाएगा। सर्वाहारी में मानव आएगा, कुत्ता आएगा, बिल्ली आएगा। और उसी तरह पूर्णतः मांसाहारी में शेर आएगा, बाघ आएगा, जितने भी जानवर हैं सब आएंगे। चलो उसके बाद अपघटक। अपघटक क्या है? तो ये उपभोक्ताओं के मृत शरीर को क्या करता है? नोच नोच के खाता है, अर्थात मृत पोष्य जीव होते हैं। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? तो आपके अपघटक। जैसे हो गया गीद, कौवा, जीवाणु, ये क्या करते हैं? जो लाश मर जाता है उसको नोच नोच के खाते हैं। चलो अब देखते हैं लिंडमान का नियम। इन्होंने कहा कि पेड़ के पास ऊर्जा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। पेड़ के पास क्या होती है? ऊर्जा बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। इन्होंने कहा कि एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा मात्र 10% ही जाती है। देखो पेड़ के पास बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन ऊर्जा जो ट्रांसफर करता है एक चरण से दूसरे चरण में मात्र ही 10% जाता है। किंतु कीटनाशकों का प्रयोग, यानी अगर यदि उस पेड़ में जहर फैल गया है तो जहर का जो फैलाव होगा वो 90% चला जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर एक चीज से दूसरे चीज में। किनका कहना है? तो लिंडमान का कहना है। अतः खेत में छिड़के जाने वाले कीटनाशकों के कारण चूहों की क्या हो रही है? मृत्यु हो जा रही है, और इन चूहों को खाने से चील कौवों की मृत्यु हो जा रही है, जिसके कारण अभी बहुत ही कम आप लोग को चील कौवा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं खेत में, जिसके कारण चूहा मर जा रहा है। और लिंडमान जी कहा, रामचंद्र जी कह गए सियासी ऐसा कलयुग आएगा। तो उसी तरह लिंडमान जी कह गए अपना किताब में कि ऐसा कलयुग आएगा। ऐसा कलयुग नहीं आएगा कि कीटनाशकों का अगर प्रयोग करेंगे तो कीटनाशक जहर का फैलाव जो होता है एक चीज से दूसरे चीज में 90% का होता है, ये कहा गया। ठीक है, चलो इसी कारण क्या हो रहा है ना, चील कौवों की मृत्यु हो जा रही है। चलो इसी कारण सरकार किया है LD5 को अभी बैन किया गया है। बहुत सारा कीटनाशक दवाई को बंद किया गया है सरकार के द्वारा। LD5 को हम लोग बोलते हैं लिथियम डोसोफिफ्टी नामक कीटनाशक का प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन कीटनाशकों के प्रयोग से गिद्धों की क्या हो रही है? संख्या घट रही थी। देखो वही चीज फिगर के माध्यम से बताएं। मान के चलो ये पौधा है, ये ऊर्जा का ट्रांसफर कितना करेगा? तो 10% करेगा। ये सूर्य से लिया, मान के चलो पौधा आपका सूर्य से लिया 1 लाख ऊर्जा, 1 लाख ऊर्जा, 1 लाख रुपया, मान 1 लाख रुपया लिया। तो बोला है लिंडमान कि ऊर्जा का ट्रांसफर 10% करना है भाई। तो ऊर्जा का ट्रांसफर ये कितना करेगा? 10% करेगा। 10% किया तो इसके पास ऊर्जा कितना आ गया? इसके पास आ गया आपका 10,000। फिर अब इसको हम लोग खाते हैं या फिर बकरी खाती है। तो अगर मान के चलो बकरी खाएगी, पहले मान के चलो कि बकरी खाएगी तो ऊर्जा का ट्रांसफर कितना होगा? 10% होगा, यानी इसके पास है 10,000 तो देगा बकरी को कितना? 1,000। उसी तरह बकरी को खाएंगे हम तो हम लोग के पास ऊर्जा कितनी आएगी भाई? तो 10% आएगी, यानी 100 आएगी। फिर हम लोग को खाएगा अगर यदि मान के चलो मांसाहारी जीव यानी बाघ या फिर शेर, तो उसके पास एनर्जी कितना जाएगा? तो 10%, यानी 100 का 10 जाएगा। और उसी तरह हम लोग जब मर जाएंगे या फिर शेर जब मर जाएगा, ये शेर खाए ना, तो शेर जब मर जाएगा तो इसका जो बॉडी है इसको नोच के चील कौवा खाएगा तो उसके पास एनर्जी की संख्या कितनी जाएगी? 10%, यानी 1 जाएगी।
यानी सबसे कम किस में जाएगा भाई, इसमें जाएगा। चलो उसी तरह अगर यदि जहर, ये यदि सन अगर यदि जहर प्रोवाइड कराएगा तो सीधा 90% इसको देगा, फिर 90% करते करते सबको जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ऊर्जा का प्रभाव कितना होता है 10%, जबकि जहर का प्रभाव कितना होता है तो 90%। कौन दिए, तो लिंडमान नामक व्यक्ति ने। इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि अभी हम लोग को चील कौवों की संख्या क्यों घट रही है, इसके बारे में इन्होंने रिसर्च किया था। चलो अब देखते हैं, स्थल में परितंत्र का पिरामिड सीधा होता है। स्थल में बहुत सारे चीज रहते हैं, देखो कोई भी पिरामिड जो होता है, पिरामिड इस तरह होता है ना, पिरामिड तो इस तरह होता नहीं है। चलो पिरामिड नहीं लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पिरामिड को हम लोग नहीं लेते हैं। किसको लेंगे भाई, किसको ले सकते हैं, पिरामिड को ही लेना पड़ेगा। देखो पिरामिड क्या दर्शाता है ना, सब नीचे में सबसे ज्यादा संख्या को दर्शाता है, किसी भी चीज की संख्या को दर्शाता है पिरामिड। या पिरामिड में सबसे ज्यादा संख्या किसमें होती है, नीचे में होती है, उसकी कम ऊपर में होती है, उसके कम ऊपर में होती है, इसलिए पिरामिड को लो। या फिर कोई यदि ऐसा बाल्टी होगा, जैसे इस तरह का बाल्टी भी होता है, हाँ बाल्टी ले लो, लेकिन ये तो सबसे कम हो जाएगा, उल्टा बाल्टी लेना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पिरामिड ही लेते हैं, बाल्टी काम नहीं करेगा, पिरामिड लेते हैं। चलो तो सबसे ज्यादा सब स्थल में परितंत्र का पिरामिड कैसा होता है ना, सीधा होता है। अब सबसे ज्यादा कहाँ है परितंत्र की संख्या, तो उत्पाद यानी सबसे ज्यादा कहाँ है, नीचे में। उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद क्या है तो अपघटक, सबसे कम संख्या किसकी है तो उपघटक की है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है तो उत्पाद की है, सबसे मीडियम संख्या किसकी है तो उपभोक्ता की है। चलो उसी तरह मरुस्थल में जो है इसका पिरामिड उल्टा उल्टा होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे अपघटक की संख्या ज्यादा होती है, चील कौवा गिद्ध सबसे ज्यादा रहता है। मरुस्थल में कौन जाएगा, पेड़ पौधा उगता है क्या, पेड़ पौधा के नाम पे कांटा उगता है। उपभोक्ता तो बीच में ही रहेगा, मीडियम ही रहता है, और उत्पाद जो है सबसे कम होता है। इसीलिए उस स्थल में जो है इस परितंत्र का पिरामिड कैसा होता है ना, उल्टा होता है। समझ में आया होगा। चलो पिरामिड में किसी चीज की संख्या को दिखाया जाता है, जैसे कि उत्पाद सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा कहाँ पे है भाई तो नीचे, सबसे ज्यादा उत्पाद कहाँ है नीचे, उसके बाद उपभोक्ता आएगा, उसके बाद आपका अपघटक आएगा। चलो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद आ जाता है आपका प्रदूषण वाला चैप्टर, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।